हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 1 अक्टूबर है। जैसे हमने वादा किया था कि 1 अक्टूबर से हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर वालों के लिए। और जो यूपीएससी मेंस ऑप्शनल में एग्रीकल्चर लिए हैं या जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो रूरल एक्सटेंशन एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज से फ्री ऑफ कॉस्ट 1 अक्टूबर है। आज हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है आज, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम एक बात और बता दें, अगर हमारे द्वारा किया कराए गए जो भी जितने भी वीडियो आप देखते थे, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम इससे बाहर पूछेगा नहीं। आपकी सफलता पक्की है। आप मेरे वीडियो देख लेते हैं, मतलब वो टॉपिक आपसे क्लियर होगा, आपको समझ आएगा, ये गारंटी मेरी है। अगर समझ नहीं आएगा तो आपके माइंड में मैं जबरदस्ती डाल दूंगा। अभी तक जितने भी आ रहे थे, मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर था, अब फिल्म रिलीज हो चुका है, ठीक है। इसलिए अब कहीं ना कहीं आप अच्छे से जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं केवल उसी पर चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण है केवल उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत बार ये यूपीएससी के एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किससे लिया गया है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड्स है वो लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, ठीक है। इसको हमेशा आप याद रखना। एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए तो एगर प्लस कल्चर दो भागों में तोड़ा गया। एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड्स से लिया गया है। एगर को दो भागों में अगर तोड़ते हैं एग्रीकल्चर को, पहला एगर, एगर का मतलब होता है मृदा, दूसरा होता है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। इससे ज्यादा आप कुछ एक्स्ट्रा देखना भी मत। अगर कोई भी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर, तो आप लिख देना एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड्स से लिया गया। इसे दो भाग में तोड़ने पर एगर, एगर का मतलब होता है मृदा, और दूसरा कल्चर, कल्चर का मतलब होता है खेती करना। इससे बाहर और कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। अब ब्रांच के बारे में बात करेंगे। एक बात और बता दूं, सबसे पहले एक बात और बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए हुए हैं, वो अपने आप को बहुत लूज स्टूडेंट मानते हैं। ये आपकी बहुत गलत धारणा है। और जो भी व्यक्ति अगर किसी सब्जेक्ट को बोलता है एग्रीकल्चर गलत सब्जेक्ट है, तो उस व्यक्ति को आप समझ जाइए उनकी बुद्धि जो स्तर है बहुत नीचे तक है, उनमें अभी भी अक्ल की कमी है कहीं न कहीं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। मैं कोई सब्जेक्ट अवहेलना नहीं कर रहा, बट सभी सब्जेक्ट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ओवर स्मार्ट बनते हैं कि एग्रीकल्चर जो है बहुत लूज सब्जेक्ट है, ये किसी केवल लूज स्टूडेंट लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी उनकी गंदी मानसिकता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट अपनी जगह में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के डिफिनेशन हो गया, लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, बस इतना ध्यान रख लेना। क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम का, जब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो केवल यही पूछता है कि एग्रीकल्चर किससे लिया गया, आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा, तो आप टिक करना लैटिन वर्ड्स, ठीक है। अब ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के ब्रांचेस के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ब्रांचेस मतलब हिंदी में शाखाएं बोलते हैं। एग्रीकल्चर की बहुत से ब्रांचेस है। सबसे पहले ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हिंदी में इसे उद्यान शास्त्र भी बोलते हैं। ये अब हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांचेस है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, हिंदी में इसे बोलते हैं उद्यान शास्त्र। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जितने भी फल आते हैं, जैसे आम हो गया, मैंगो हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, जितने भी फूल हो गए, गुलाब हो गया, डहलिया हो गया, गेंदा हो गया, या जितने भी शोभाकार पौधे हैं, इन सभी चीजों का इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। या तो सरल भाषा में ये बोल सकता हूँ कि हॉर्टिकल्चर वे होते हैं जिसमें फल, फूल, सब्जी या सजावटी पौधे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको फिर से ऑप्शनल दे दिया जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केवल उसी पर हम चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, मैं जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप जितना मैं करा रहा हूँ केवल उसे ईमानदारी से करिए, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं या उद्यान शास्त्र किसे कहते हैं? उद्यान शास्त्र उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत फल यानी कि फ्लावर, फूल, फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। एक बात और हमेशा याद रखना, जो एक वर्ड से बहुत पूछा जाता है, पोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जब फल का अध्ययन करते हैं, जैसे मैंगो हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यहाँ कहीं पर इग्नोर मत कीजिए इसे, ठीक है। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? जब फल का अध्ययन करते हैं उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं।
ओलेरी कल्चर किसे कहते हैं? जब हम साग सब्जियों का अध्ययन करते हैं उसे ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है। पोमोलॉजी उसे कहते हैं जब हम फल का अध्ययन करते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, बहुत से अंगूर हो गया, इन सभी चीज़ों का अगर अध्ययन करते हैं, फल का अध्ययन करते हैं तो उसे पोमोलॉजी कहते हैं। ओलेरी कल्चर उसे कहते हैं जब हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, जैसे गोभी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, इन सभी का अध्ययन करते हैं उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मेरे जुबान से वर्ड से निकलते जा रहे हैं बहुत कीमती है, कहीं पर इग्नोर मत कीजिए इसे। ठीक है। हॉर्टिकल्चर समझ आया, जब फल फूल सब्जी इन सभी का अध्ययन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल फूल सब्जी शोभाकार पौधे सजावटी पौधे का अध्ययन किया जाता है। फिर से बता दूं, पोमोलॉजी उसे बोलते हैं जब फल का अध्ययन करते हैं, ओलेरिकल्चर उसे बोलते हैं जब सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। इसमें जितने भी फसल है उनमें लगने वाले कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा कीट क्या लक्षण करते हैं, फसल को किस तरह से नुकसान करते हैं वो कीट, और उनका जो मेन सिम्टम्स क्या छोड़ते हैं पौधे के ऊपर, उसके बारे में हम एंटोमोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टेम बोरर है यानी कि तना छेदक। ठीक है। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो पत्ती को डैमेज करते हैं, पत्ती को खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि एंटोमोलॉजी में हम कीट के बारे में अध्ययन करते हैं, वो किस तरह से डैमेज करते हैं, उसका नियंत्रण हम किस तरह से कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, अर्थात हम फसल के कीटों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर फसल के कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कीट किस पार्ट्स को डैमेज करेगा, क्यों करेगा, इसका साइक्लिक क्या है, किस अवस्था में वह कीट इसे डैमेज करेगा फसल को, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं पैथोलॉजी। एग्रीकल्चर के ब्रांचेस के बारे में हम देख रहे हैं इसे। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। ठीक है। पौधों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे बहुत से रोग है, जैसे धान में खैरा रोग लगता है, तो क्यों लगता है, इसका रोकथाम क्या है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगता है। ठीक है। गन्ने में देखना रेड रॉट करके रोग लगता है। तो कहने का मतलब ये चीज है, पौधों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ये रोग क्यों होता है, बैक्टीरिया के कारण हुआ कि वायरस के कारण हुआ कि नेमेटोड्स के कारण हुआ, इनके क्या सिम्टम अगर रोग होगा तो उनके क्या सिम्टम्स रहेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि फसल के बारे में, अगर फसल में लगने वाले सभी रोग के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फसल में लगने वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, फल फूल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर में साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान के बारे में फसलों में लगने वाले कीटों का अध्ययन किया जाता है कि कीट कितने स्टेज में, कौन सी स्टेज में डैमेज किया, किस फसल के किस पार्ट्स को डैमेज किया, इसका नियंत्रण क्या है, रोकथाम क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है हमारे फसल में रोग किसके कारण हुआ, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण हुआ, इसका रोकथाम क्या, अगर ये रोग लगता है तो क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करते हैं ये पौधे, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी में किया जाता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। ठीक है। अब अगले बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकी। आप देखना कि पौधों के जो डीएनए होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, या तो उनके बीच क्रॉस कराया जाता है, पौधे के एक नए वैरायटी के तौर पर क्रॉस कराया जाता है, तो ये जेनेटिक कहलाते हैं। उनके अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई पौधा है तो जो धूप अगर सहन कर सकता है तो क्यों सहन करता है, अगर कोई पौधा सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड करती है तो क्यों करती है। ठीक है। अगर ये इतना उत्पादन देता है तो क्यों उत्पादन करते हैं, इनके डीएनए संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो जेनेटिक में किया जाता है। ठीक है। अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्लांट जेनेटिक कहते हैं। अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। केवल 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, तो आप सीधा बोल देंगे यह एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें पौधों में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा नहीं। ठीक है। इसमें 1 या 2 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अब हम सॉइल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये सॉइल केमिस्ट्री मतलब मृदा रसायन के बारे में। हम
मृदा यानी मिट्टियों के पोषक तत्व या मृदा की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसे भौतिक हो गया, उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मृदा का भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, मृदा का रंग कैसा है, मृदा लाल है कि काला है कि पीली है, मृदा का कण छोटा है या बड़ा है। ठीक है, इन सभी चीजों का अध्ययन अगर किया जाता है तो सॉइल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। केमिस्ट्री का मतलब ये चीज है कि कोई मृदा में कितने पोषक तत्व हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, पोटेश की मात्रा कितनी है, इसमें जिंक की मात्रा कितनी है, कॉपर की मात्रा कितनी है, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सॉइल केमिस्ट्री का मतलब है कि मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसे सॉइल केमिस्ट्री कहते हैं। पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब चीज है। तो मृदा में पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे सॉइल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बस इनका डेफिनेशन पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको पूछ दिया जाएगा कि सॉइल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सॉइल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाल देना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। ठीक है, अगला हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसे कहते हैं जब हम फसल को काटने के लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं, कृषि में मशीन का प्रयोग करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, या प्लाऊ, खेत की जुताई करने के लिए प्लाऊ का यूज़ करते हैं, या धान की मिसाई करने के लिए थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं, या रीपर का प्रयोग करते हैं धान काटने के लिए। कहने का मतलब ये चीज़ है, अगर एग्रीकल्चर में आप मशीन का यूज़ करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर में जो है मशीन आने के बाद इनका जो काफ़ी डेवलपमेंट, कृषि को लेकर काफ़ी इनका विकास भी हो रहा है, काफ़ी उत्पादन भी बढ़ रहा है, और इनका जो एक रूप ही चेंज हो गया है कृषि करने का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मतलब ये चीज़ है कि जब हम कृषि में या फसल को उगाने के लिए या किसी कृषि कार्य करने के लिए जब हम मशीन का प्रयोग करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप डाल दीजिए, जैसे कि रीपर हो गया धान काटने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए कल्टीवेटर हो गया, ये सभी चीज़ें आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रचार। मान के चलो जैसे आपने कोई वैरायटी तैयार की, न्यू वैरायटी तैयार की, या कोई भी नया किस्म का आविष्कार किया आपने, तो जाहिर सी बात है उसे आप मार्केट में लाएंगे और किसानों तक आपको पहुंचाना भी है। जैसे धान की बहुत अच्छी वैरायटी आपने डेवलपमेंट की। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि वैरायटी का जो नाम है, वैरायटी का कोई साइंटिस्ट अगर नई वैरायटी बनाता है तो उसका जो नाम है किसके आधार पर रखता है, तो उसका उसके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है अपनी जो नया आविष्कार किया उसको क्या नाम दे। कुछ लोग तो अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं, कुछ लोग अपने नाम से, कुछ लोग अपने माता पिता का नाम रख देते हैं। तो कोई नया वैरायटी अगर आता है तो वो अपने हिसाब से उनका नाम रख देता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो उनका खुद का आविष्कार होता है और आज तक किसी ने ऐसा आविष्कार नहीं किया है। तो वो जो कुछ हटकर होता है, कुछ नयापन होता है, वो खुद की रिसर्च के ऊपर आता है और वो अपने मन से अपना पेटेंट करा सकते हैं नाम को। ठीक है, वो और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब आप कोई नए वैरायटी लाते हैं या कुछ भी नए चीज़ लाते हैं उनका प्रचार करना। जैसे मार्केट में आपने धान की एक न्यू वैरायटी लाई जो प्रति एकड़ 30 क्विंटल उत्पादन देता है, तो सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि आपको प्रचार करना, तभी तो किसान आपसे खरीदेंगे या तो आपकी वैरायटी को जानेंगे, तभी तो आपका मार्केटिंग अच्छे से चलेगा। तो इसलिए जरूरी है प्रचार करना कोई भी चीज़। अगर जैसे मान के चलो अभी आम मैंगो की बहुत अच्छी वैरायटी है, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, आम्रपाली है, तो लोगों में कब ये मार्केटिंग होगा, इस किस्म का कब प्रचार कब बिक्री होगा इसका, जब आप प्रचार करेंगे, लोगों को पता हो। तो ये किस तरह से होगा, एक्सटेंशन के थ्रू आप प्रचार करोगे, लोगों को बताओगे। जैसे धान की आपने न्यू वैरायटी तैयार की तो लोगों को आप जाकर गाँव जाकर आप मीडिया के थ्रू या पेपर में या बहुत से संगोष्ठी करके आप बताएंगे कि हमने एक नई वैरायटी तैयार की जिसका उत्पादन ही इतना अच्छा आता है, आप ट्राई कीजिए। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जब आप नई वैरायटी तैयार करते हैं तो आपको प्रचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब हम कोई भी फसल की न्यू किस्म की जब हम प्रचार करते हैं, कृषि की प्रचार करते हैं, वो एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और स्वाभाविक बात है कोई भी कुछ भी चीज़ हो आज की दुनिया में बिना प्रमोशन के कुछ चीज़ चलते नहीं। आप कोई भी फील्ड में जाओ, ठीक है, चाहे
आप देखना बड़े बड़े स्टार जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमोट करते हैं, जैसे टायर कंपनी है एमआरएफ का टायर कर रहे हैं, विराट कोहली एमआरएफ का टायर कर रहे हैं, फायर बोल्ट का करता है विराट कोहली, एक वॉच का आता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट आए मार्केट में तभी चलेगा जब उसका अच्छे से प्रचार होगा, लोग उसे जानेंगे, तो उसे बोला जाता है एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर में इसी प्रकार से जब कोई नया वैरायटी लाता है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे प्रचार करने के लिए एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, प्रचार प्रसार करना। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री उसे बोलते हैं, ये भी एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। जब हम गाय का, भैंस का, बैल का, इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं, इनका देख रेख करते हैं, इनका बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, उसे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री अगर आपको डिफिनेशन लिखने को बोल दिया जाए तो आप बोल देना कि यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, इन सभी चीज़ों का पालन किया जाता है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 1-2 नंबर का आपको सीधे डेफिनेशन लिखने को बोल दिया जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो आप बड़े आसान भाषा में लिख देना कि यह एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गाय, बैल, भेड़, बकरी, पशुपालन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं या पशुपालन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब समझते हैं। पोल्ट्री मतलब जब यह भी एग्रीकल्चर की एक शाखा ही है। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जब हम कुछ बतख का या फिर मुर्गी का पालन किया जाता है उसे हम पोल्ट्री कहते हैं। ठीक है, चिकन का अध्ययन किया। पोल्ट्री मतलब यही चीज़ होता है कि जब आप बतख का, मुर्गी का पालन किया जाता है उसे हम पोल्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन बहुत आज के दिन में इनका, इससे बहुत अच्छा रोजगार की भी सुविधा मिलती है। मधुमक्खी जो होते हैं फूलों से उनका जो रस चूस कर लाते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे हमें शहद की प्राप्ति होती है, और शहद जो है काफ़ी जो है महंगा होता है। ठीक है, तो शहद से बहुत अच्छे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी, मेडिसिन में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो जब हम मधुमक्खी का पालन करके उनसे शहद की प्राप्ति करते हैं उसे हम बी कीपिंग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और ये शहद किससे बनता है? फूलों के रस से। ठीक है, मधुमक्खी जो होते हैं फूलों का रस लाते हैं, अपने छत्ते में रखते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, और जिससे हमें शहद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये शहद जो है मेडिसिन में भी उपयोग होता है। और आप जब कुछ भी शास्त्र पढ़े तो शास्त्र में शहद को एक अमृत के समान बताया, पंच अमृत में इनका काउंट किया जाता है। जैसे 5 अमृत होते हैं, तो दूध हो गया एक पहला अमृत, दूध, घी, ठीक है, दही है, शहद है, शक्कर है, ये 5 अमृत के तौर पर इसे गिने जाते हैं। तो शहद भी बहुत ही मेडिसिन के तौर पर, इसे हजारों साल बंद करके रख दो, इसके जो क्वालिटीज़ में कभी कमी नहीं आएगी, इनकी गुणवत्ता में कमी आएगी नहीं। ठीक है, आप कहीं भी स्टोर करके रख लो तो सालों साल ये वही अपने स्वादिष्ट पर रहेगा, इनकी गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो बी कीपिंग का मतलब होता है कि मधुमक्खियों का जब पालन करके उसे शहद की प्राप्ति की जाती है उसे हम बी कीपिंग कहते हैं। ठीक है, बी कीपिंग किससे, जो मधुमक्खी होती है फूलों के रस से चूस कर, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें मधुमक्खी शहद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब एक सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। ठीक है, एग्रीकल्चर की यह शाखा है जिसके आप सरल भाषा में लिख देना व्हाट इज अ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या, तो आप बोल देना कि कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेशम पालन का अध्ययन करते हैं या रेशम कीटों का अध्ययन करते हैं, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और इसको ऑप्शनल में दे दिया जाता है कि व्हाट इज अ सेरीकल्चर, आप टिक कीजिए इसको। तो आप ठीक है लिख देना कि रेशम कीटों का अगर अध्ययन किया जाता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जो ये रेशम कीट है वह शहतूत के पेड़ों पर, शहतूत के पेड़ों के द्वारा खेती की जाती है इसको, क्योंकि जो रेशम कीट होता है शहतूत के पत्तियों को खाता है। ठीक है, और फिर अपना एक कोशा बनाते हुए वो चला जाता है, जिससे बाद में बॉइलिंग करके रेशा को निकाल के उनसे काफ़ी खूबसूरत रेशमी, जो रेशम से जो है कपड़े चमकीले बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी महंगा होता है रेशम। एक समय में तो सोन के तौल के बराबर रेशम की बिक्रियाँ हुआ करती थी। अगर 1 किलो सोना है इधर रखो तो 1 किलो रेशम रखो इधर। ठीक है, तो काफ़ी महंगा है, काफ़ी चमकीले, काफ़ी खूबसूरत होते हैं रेशम। ठीक है, तो
जब हम रेशम रेशम कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शनल में आपको दे दिया जाएगा कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम कीट से ये रिलेटेड है, आपको ये याद ही रखना है। ठीक है, अगला आता है लैग कल्चर। लैग कल्चर मतलब लाख कीट होता है, लाख कीटों का जब अध्ययन किया जाता है उसे लैग कल्चर कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा, तो आपको ऑप्शनल में फिर से दे दिया जाएगा, ऑप्शनल में दे दिया जाएगा कि लाख कल्चर किसे कहते हैं। तो जब लाख कीटों का, ये जो लैग कल्चर है एक प्रकार का कीट है जिसे हम बेर पर या कुसमी के पेड़ पर हम इसका पालन करते हैं, और बाद में ये लैग कल्चर जो है इससे चूड़ियाँ हैं पॉलिश बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो उसे लैग कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट्स का जब अध्ययन किया जाता है रेशम कीटों को, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। लैग कल्चर जब लाख कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे लैग कल्चर कहते हैं। ठीक है, लैग कल्चर कुशमी का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, इसको ऑप्शनल के थ्रू पर दिया जाता है। और लैग कल्चर से पॉलिश है, चूड़ी है, इन सब चीज़ों का बनाने का कार्य किया जाता है। एक आता है पिस्सी कल्चर। पिस्सी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन करना। आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत से सब्सिडी दे दी है मछुआरों को, और काफ़ी हद तक और इनकी जो पालन में बढ़ोतरी भी हुई है, सब्सिडी दिया है तो गवर्नमेंट्स ने। और पिस्सी कल्चर जब हम मछलियों का अध्ययन किया जाता है कि मछलियों का बीज कैसे तैयार करिए, उनका पालन पोषण कैसे करें, उनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, वो पिस्सी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन या मछली पालन की तकनीकी सिखाया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम पिस्सी कल्चर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके एग्रीकल्चर और ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, इसमें केवल ये पूछे जाएंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के आप ब्रांच का नाम लिख दीजिए। 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज द एंटोमोलॉजी। जब हम कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। या तो आपको ऑप्शनल में दे दिया जाएगा कि व्हाट इज अ सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम पालन करना। पोमोलॉजी किसे कहते हैं बोल दिया जाएगा, तो आप पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन करना। ओलेरिकल्चर मतलब, ठीक है, सब्जियों का अध्ययन करना। जितने पूछे जाते हैं, जिस तरह से पूछे, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ मत देखना, छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। व्हाट इज द एग्रीकल्चर लेटिन वर्ड से लेंगे, इनके ब्रांचेस देख लेना, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और इसमें एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर क्या है, इनके ब्रांच के नाम लिख दीजिए, या तो ब्रांच दे दिया जाएगा, जैसे पैथोलॉजी को डिफाइन कीजिए। तो जब पौधों के रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ मत लिखना, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ लंबा इसमें डिस्क्राइब करिए बोलता भी नहीं है, 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए हो गया, और आरईओ में भी ये पूछा जाता है। आप यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल भी लेते हैं तो ये पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द एग्रीकल्चर इन द, उनके ब्रांच के बारे में लिखिए। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। इतना कर लेते हैं तो काफ़ी सफिशियंट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और चलो वीडियो को यहीं से अलविदा लेते हैं, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। ये तो आज का पहला डेट था, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूँ मैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।